हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे बिहार के इतिहास जानने के स्रोत। वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वे सभी करवा दिए हैं। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार के प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आपको बताते चलेंगे और साथ साथ आप भी अपने कॉपी पर नोट करती चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यह जो है पार्ट 3 होगा। यह जो है क्या तो पार्ट 3 होगा आरबीडी बुक खान सर के बिहार समान संग्रह से संबंधित। आइए देखते हैं। देखिएगा क्या तो बिहार का प्राचीन इतिहास। देखिएगा एक एक लाइन का मतलब हम समझाते चलेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में कहिएगा, हम उसका निवारण करेंगे। देखिए क्या तो प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत से क्या बोले हैं, प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्य से स्पष्ट होता है कि राज्य पवित्र गंगा घाटी में स्थित भारत का उत्तरोत्तर क्षेत्र था, जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत क्या तो गौरवमयी एवं वैभवशाली था। यहाँ ज्ञान, धर्म, अध्यात्मक सभ्यता, संस्कृति का ऐसा किरण प्रस्तुत हुई है जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार भी आलोकित हुई है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण ही प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा आप यहाँ से आधी रखिएगा। देखिएगा क्या है तो प्राग ऐतिहासिक क्या बोले तो प्राग ऐतिहासिक में जो है चिरांद जो पड़ता है बिहार के सारण जिला में पड़ता है। चिरांद कहाँ पड़ता है तो बिहार के सारण जिला में पड़ता है। इसके अलावा है चेचर जो वैशाली में पड़ता है। सोनपुर मुंगेर मेनर जो पटना के समीप है। इसके अलावा है राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, गया के बराबर की पहाड़ी हैं इस और आदि भी हैं, इससे संबंधित है। अर्थात पूछेंगे बिहार में प्राग ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं तो आप इसका नाम बता सकते हैं। देखिएगा चिरांद, चेचर, सोनपुर, मुंगेर, मनेर, पटना, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, गया एवं बराबर की पहाड़ी जो हैं प्राग ऐतिहासिक काल है। किसका है तो बिहार से संबंधित है। आइए देखेंगे ऐतिहासिक स्थल बिहार से संबंधित किया ऐतिहासिक स्थल बिहार में कौन कौन है। देखिएगा पूरा प्राचीनकालीन स्थल जो है मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ी है। मुंगेर, नालंदा और कैमूर की पहाड़ी है। मध्य पाषाण काल नालंदा, मुंगेर, नवादा और जमुई में आता है। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कहाँ मिला तो नालंदा, मुंगेर, नवादा और जमुई में मिला है। लेकिन पूरा पाषाण कालीन के साक्ष्य का तो मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ी से मिला है। पे से ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा बिहार में नव पाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो मनेर, पटना, चिरांद क्या तो श्वेतपुर, वैशाली, सेनुआर एवं रोहतास से मिले हैं नव पाषाण कालीन स्थल। कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है। कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को कितने तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल और एक है अर्ध ऐतिहासिक काल। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या तो देखिएगा पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा बिहार में ऐतिहासिक युग से करीब 1 लाख वर्ष पूर्व का काल प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। बिहार में ऐतिहासिक युग से करीब 1 लाख वर्ष पूर्व काल का प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है।
प्रागैतिहासिक काल में बिहार के विभिन्न भागों में आदि मानव रहते थे। आदि मानव से जुड़े विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें से हम देखेंगे जिन स्थलों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे हैं मुंगेर, पटना, गया, सोनपुर, चेचर, मनेर, पटना उल्लेखनीय हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य जो हैं बिहार के कौन कौन से स्थान से मिले हैं, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो देखिए प्लेस्टोसीन काल के पत्थर से बने सामान एवं और औजार बिहार में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो सारण में पड़ता है, सोनपुर गया से काल की ओर एवं लाल मृदभांड युगनी और हड़प्पा युगनी भी के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा युगनी साक्ष्य ओरियम भागलपुर, राजगीर, वैशाली में भी मिलते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखिएगा, 1 मिनट ऊपर थोड़ा सा करते हैं, देखिएगा क्या तो प्राग ऐतिहासिक जो बिहार का निम्न युगों द्वारा अध्ययन किया जाता है, जिसमें से पूर्व क्या बोले हैं पूर्व प्रस्तर युग 1000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष तथा रहत कुल्हाड़ी चाको खुरपी क्या तो रजरप्पा हजारीबाग एवं संजय घाटी सिंहभूमि में मिली है। ये साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर और नालंदा जिले में मिलते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा मध्यवर्ती प्रस्तर युग 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व इसके बीच जो है बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। इसमें साक्ष्य के रूप में पत्थर के छोटे टुकड़े से बनी वस्तु तथा तेज धार नाक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है नवप्रस्तर युग 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व है। इस काल में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर से बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इसी काल के अवशेष उत्तर बिहार चिरांद, सारण जिला, चेचर, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। आगे हैं ताम्रपाषाण युग जो हैं माने जाते हैं 2500 से 1,000 ईसा पूर्व। चिरांद, सोनपुर, गया क्या बोले हैं ताम्रपाषाण युग का जो साक्ष्य मिलता है बिहार में। चिरांद, सोनपुर, गया काल जैसे लाल मृदभांड को मान्यताओं पर हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। बिहार में इस युग के अवशेष चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना से प्राप्त हुए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उत्खनन से प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बने बर्तन के टुकड़े से तत्कालीन भौतिकी संस्कृति की झलक मिलती है। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित था। मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य की शुरुआत की तथा पशुओं को पालक बनाया। मृदभांड बनाना और उसका खाने, पकाने एवं संचय के उद्देश्य से प्रयोग करना भी सीख गया था। ये सभी क्या बोले हैं, ये सभी जो हैं साक्ष्य को हम ही प्री रेरे एज बिहार का इतिहास भी कह सकते हैं। ये देखते हैं आगे क्या तो प्राग ऐतिहासिक काल। क्या तो प्राग ऐतिहासिक काल देखिएगा, 1 मिनट देखते हैं क्या तो क्या तो ऐतिहासिक काल। क्या तो ऐतिहासिक काल देखिएगा। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इसी काल का आरंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। इस काल का आरंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है क्योंकि
ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार, ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, बिहार क्षेत्र में नहीं था। बिहार में आर्कियन इसी काल से प्रारंभ हुआ है। पूर्वी भारत की ओर पूर्वी भारत की ओर आया ना उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व से बढ़ना शुरू किया गया था। शतपथ ब्राह्मण ने आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख किया है। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख किया है कि 12 पुराण में कीकत को अशुभ और गाय पुनपुन और राजगीर के शुभ स्थान बताया गया है। आगे क्या देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अर्थार्थ वेद में मिलता है। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अर्थार्थ वेद में मिलता है 10वीं से 8वीं सदी ईसा पूर्व, 10वीं से 8वीं सदी ईसा पूर्व। पंचविंश ब्राह्मण 8वीं सदी ईसा पूर्व से मिलता है। इन ग्रंथों में बिहार के लिए वात्य शब्द का प्रयोग है। ऐसा माना जाता है कि अर्थात वेद की रचना के समय ही आर्यों ने बिहार क्षेत्र में प्रवेश किया है। अर्थात वेद के रचना के समय ही आर्यों ने बिहार में प्रवेश किया था। देखिएगा आगे क्या, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। 800 ईसा पूर्व रचित शतपथ ब्राह्मण में गंगा घाटी के क्षेत्र में आए आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया, तो कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा थी, जबकि आर्यों की सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना में हुआ था। देखिएगा 1 मिनट। देखिए, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, ऐतरेय अर्णयक, कौस्तिक अर्णयक, सांख्यान अर्णयक क्या, तो वाजसेनी संहिता, महाभारत इत्यादि में वर्णित घटनाओं में से उत्तर वैदिक कालीन बिहार की जानकारी मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण में, पंचविंश ब्राह्मण में, गौपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, कौस्तिक ब्राह्मण में, ये जो सभी में बिहार की जानकारी मिलती है। आगे क्या, तो देखिएगा, ग्रंथ के उपबंध प्रमाणों के अनुसार आर्यों ने मगध में बसने के बाद अंग क्षेत्र की संस्कृति का विस्तार किया। 12 पुराण के अनुसार कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया था, जबकि वायु पुराण पुराण में गया, राजगीर, पनपन आदि को पवित्र स्थान की श्रेणी में रखा गया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुर का क्या बोले हैं, असुर का राज कहा था। आगे देखिए क्या, तो आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में ही की गई थी। इसमें विदेह मगध द्वारा अपने पुरोहित गौतम रानोगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा निराधुनिक तक पहुंचना का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में अग्नि ने सरस्वती नदी से सदा मीरा तक जंगल को काट डाला, जिससे बने खाली क्षेत्र में आर्यों को बसने में सहायता मिली थी। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुण शब्द का उल्लेख करते हैं। वाल्मीकि जो है रामायण में मलद और करुण शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए करते हैं, जहाँ तक ताड़का राक्षस का वध हुआ था। तो ताड़का राक्षस का वध कहाँ हुआ है, तो
बक्सर में, तारका राज का युद्ध मृत्यु का तो बक्सर में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं महाजनपद, देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। महाजनपद, जैसे कि आप जानते होंगे कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। महाजनपदों की संख्या 16 है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार भी 16 महाजनपद है। भगवती सूत्र के अनुसार भी 16 महाजनपद है। महाजनपद देखिएगा, अब महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद माना जाता है। मगध महाजनपद माना जाता है। और विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है बंजी वैशाली है। अब देखिएगा महाजनपद के बारे में, देखिएगा बौद्ध और जैन में साहित्य इस बात का उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में भारत में कई छोटे राज्य थे जिन पर मगध का अधिपत्य था। 500 ईसा पूर्व में 16 राज्य और गणराज्यों का उद्भव हुआ था जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। अंग बिहार में भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक प्रमंडल, झारखंड के शाहीबाग और गोंडा जिले के कुछ हिस्से में मिलता है। मगध पटना गया के प्रमंडलों वाला राज्य जिसकी आरंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज थी। मगध की राजधानी, आप ध्यान से याद रखिएगा। पूरा महाजनपद जो है 16 है। भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं, बिहार में 3 महाजनपद हैं और उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा महाजनपद किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिएगा, मगध बता चुके हैं। वंजी देखेंगे क्या, तो वंजी 8 कबीलाई गणराज्य का संघ था। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में संघ जो थे क्या, तो संघ बिहार में गंगा नदी के उत्तर दिशा में था। राजधानी थी वैशाली। वंजी की राजधानी वैशाली थी। मल की 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावा। मल की कितनी राजधानी थी, तो 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावा। वर्तमान में देखिएगा यह एक गणराज्य था। मल जो था एक गणराज्य था जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और क्या, तो सिद्धार्थ नायक जिले में आते थे। आगे क्या, तो देखिएगा काशी, क्या बोले हैं, काशी। वर्तमान में बनारस का काशी महाजनपद जो है वर्तमान में बनारस का इलाका है। इसकी राजधानी वाराणसी में पड़ता है। कौशल की राजधानी वर्तमान में यह फैजाबाद, गोंडा, क्या, तो बराइची आदि जिले होते हुए आते हैं। इसकी राजधानी श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है बतस, कौन है, तो बतस। वर्धमान समय के इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते थे और राजधानी इसकी कहाँ, तो कौशाम्बी थी। बतस की राजधानी कहाँ, तो कौशाम्बी थी। आगे क्या, तो देखिएगा वर्तमान समय में इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि जिले के अंतर्गत ये कार्य किए थे। तो बतस आधुनिक बुंदेलखंड और राजधानी सुक्तिमती ही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा क्या है, तो यह देखिएगा बतस वर्तमान समय में इलाहाबाद और मिर्जापुर में मिलते हैं जो वैशाली इसकी राजधानी है। बतस हो गया है। आगे हैं चंदी, क्या, तो चंदी आधुनिक बुंदेलखंड, राजधानी सुक्तिमती है। आगे देखिएगा कुरु, क्या बोले हैं, कुरु यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाकों एवं हरियाणा और दिल्ली। राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली है। आगे क्या, तो देखिएगा कुरु, क्या बोले हैं, तो कुरु तो ये चंदी है। चंदी जो है आधुनिक बुंदेलखंड की राजधानी सुक्तिमती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा चंदी, क्या बोले, चंदी हो गया हमें कुरु। यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले
इसके इलाके हरियाणा और दिल्ली के समीप इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसे दिल्ली कहा जाता है। पंचाल की राजधानी, पंचाल की जो राजधानी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की पूर्व राजधानी अहिच्छत्र था। आगे क्या था देखिएगा, सूरसेन जो बर्ज खंडल को कवर करता था, राजधानी मथुरा थी। इसकी राजधानी कहाँ तो मथुरा थी। आगे मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर, कहाँ तो विराटनगर है। देखिएगा मत्स्य, ये राजस्थान की अलवरपुर एवं भरतलपुर और जयपुर इलाकों को करवा कहा जाता है। अवंती जो है आधुनिक मालवा, उज्जैनी और माहिष्मती की राजधानी है। आगे क्या तो देखिएगा असमक, देखिएगा क्या तो असमक, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच कौन है तो असमक है, जो इसकी राजधानी पोतन या पोटली पड़ता है। गंधार इसके अंतर्गत पाकिस्तान में स्थित इलाके पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके में आता है। इसकी राजधानी तक्षशिला या पूसल कावाती है। इसके अलावा है कम्बोज महाजनपद, इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजार जिले के तौर पर किए जाते हैं। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या आगे क्या तो प्राचीन गणराज्य देखिएगा क्या तो देखिएगा असमक नर्मदा और गोदावरी नदियों की बीच की राजधानी है। असमक जो है नर्मदा और गोदावरी नदियों की बीच को भूमि है। अब पूछेंगे असमक की राजधानी कहाँ तो पोतन या पोटली है। आगे क्या तो गंधार, देखिएगा इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते हैं। इनकी जो राजधानी है तक्षशिला या पुष्कलावती पड़ती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे कम्बोज इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की जाती है। देखिएगा आगे क्या तो प्राचीन गणराज्य में प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी के लगभग 10 गणराज्यों क्षेत्रों का उदय, जिसमें से पहला है देखिएगा कपिल वस्तु के शाक सुमार पर्वत के भाग। तीसरा है केशपुत्र के कालाम। चौथा है राम संग्राम के रामग्राम के कोलिये, कुशीनगर के माल्य। इसके अलावा है पीपली वन के मारिया, आयकल्प के बुल्ली, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या तो देखिएगा 16 महाजनपद में 3 महाजनपद क्षेत्र का विस्तार बिहार में है। ये महाजनपद जो हैं वंजी, संघ महाजनपद, अंग महाजनपद और मगध महाजनपद। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा वंजी संघ महाजनपद के बारे में देखेंगे। वंजी संघ 8 राज्य अर्थात अष्टकुल संघ था। ये 8 राज्य थे। कौन तो वंजी संघ थे। वंजी, लिच्छवी, विदि, जातक क्या तो इक्ष्वाकु, फुरु, उर्ग तथा भोग शामिल थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वंजी जनपद का सबसे प्रसिद्ध राज्य लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली की स्थापना राजा विशाल ने की थी। याद रखिएगा। तब पूछेंगे वैशाली के संस्थापक कौन है तो राजा विशाल है। वंजी संघ के लिच्छवी गणराज्य को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। वंजी संघ के लिच्छवी गणराज्य को विश्व की प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है।
वाणिज्य संघ के अन्य प्रमुख राज्य थे। वाणिज्य संघ के अन्य प्रमुख राज्य थे मिथिला के विदेह तथा कुंडलग्राम के ज्ञातरिक। मिथिला के विदेह तथा कुंडलग्राम के ज्ञातरिक याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या तो देखिएगा जो है 3 महाजनपद बिहार में है। देखिएगा कौन कौन है तो वाणिज्य या लिच्छवी महाजनपद, मगध महाजनपद और अंग महाजनपद। वाणिज्य महाजनपद जो है उत्तरी क्षेत्र में है, मगध महाजनपद जो है दक्षिणी क्षेत्र में आता है और अंग महाजनपद भी दक्षिणी क्षेत्र में आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन अगर दिशा से पूछेगा तो देखिएगा आप जानते ही होंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और क्या ये पूरब है। अगर दिशा से पूछेगा तो दक्षिणी पूर्वी में अंग महाजनपद हैं और पश्चिमी दक्षिण में मगध महाजनपद है। आप इसे ध्यान से इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आगे देखिए क्या है तो अंग महाजनपद। क्या है तो अंग महाजनपद। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाराज की राजधानी चंपा थी एवं इसका विस्तार भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में था। इसका विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर क्षेत्र में है। मगध शासक बिंबिसार ने अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर इसे मगध में मिला लिया था। अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध में मिला लिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते ही होंगे कि कुल महाजनपद जो हैं 16 हैं। 3 महाजनपद जो हैं बिहार में हैं, 2 महाजनपद जो हैं भारत के बाहर तथा पाकिस्तान में हैं, 8 महाजनपद भारत के उत्तर प्रदेश में हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या देखेंगे तो देखिएगा मगध महाजनपद। क्या तो मगध महाजनपद। देखिएगा मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थार्थ में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थार्थ वेद में मिलता है। यह अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया। मगध को कीकट कहा गया है। मगध बुद्धिकालीन शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित है जो कालांतर में उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध महाजनपद की सीमा पर गंगा के दक्षिण विंध्य पर्वत तक, पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तार है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा क्या तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा है। मगध जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है। कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। मगध में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स, अवंती को अपने जनपद में मिलाया था। कौशल, वत्स, अवंती को अपने महाजनपद में मिलाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या आगे क्या देखिएगा 1 मिनट। मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश। तो देखेंगे कि मगध साम्राज्य पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। तो इसका जो ट्रिक है हसीना माशुका, यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। हसीना माशुका याद रखिएगा। हसीना माशुका। तो ह से होता है हर्यक वंश, सी से होता है शिशुनाग वंश, न से होता है नंद वंश, म से होता है मौर्य वंश। यहाँ तक याद रखिए कि हर्यक वंश पर कुल 5 वंशों ने शासन प्रमुख रूप से किए हैं। इसमें देखेंगे वे कौन कौन हैं, जिसमें से देखिए क्या तो मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश जो हैं, एक हैं बृहदत्त राजवंश। बृहदित राजवंश महाभारत और पुराणों के अनुसार बृहदत्त छेदी के कुरु राज्य राजा वसु के सबसे छोटे बेटे थे। इस राजवंश का प्रख्यात राजा हुआ था जरासंध को बृहदत्त का पुत्र माना जाता है। जरासंध को बृहदत्त का पुत्र माना जाता है। बृहदत्त इस वंश का अंतिम राजा रिपुंज था, जिसकी हत्या उसकी पुत्री पुलिक ने कर दी। जिसकी हत्या उसकी मंत्री पुलिक ने कर दी। उसकी मंत्री पुलिक ने कर दी। अपने नाबालिग पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या तो हर्यक वंश। देखिएगा
हार्यक वंश के संस्थापक पूछेंगे कौन है, तो बिंबिसार है। हार्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। हार्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हार्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ध्यान से याद रखिएगा। हार्यक वंश में कुल 4 शासक हुए। हार्यक वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। एक है बिंबिसार, कौन है, तो बिंबिसार। दूसरा है अजातशत्रु, और तीसरा है उदयन, और चौथा है नागदशक। चौथा है कौन, तो नागदशक। लेकिन यहाँ से अगर पूछेगा कि उदयन के कितने बेटे थे, तो उदयन के, 1 मिनट देखिएगा, लिख देते हैं। उदयन क्या बोले हैं, उदयन के 3 बेटे थे। उदयन के कितने, तो 3 बेटे थे। एक थे देखिएगा अनिरुद्ध, क्या बोले हैं, अनिरुद्ध था। मुंडक था, कौन, तो मुंडक था। और नागदशक था, कौन, तो नागदशक था। लेकिन मुख्य रूप से 4 ही बताए गए हैं। तो आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन, तो नागदशक था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए यहाँ देखते हैं आर्यक वंश। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने 52 साल तक 544 से 492 BC तक शासन किया है। उन्होंने वैवाहिक गठबंधनों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी पहली पत्नी कौशला देवी कौशल की राजकुमारी थी। प्रेसेनजीत की बहन थी। आगे देखिएगा। विवाह उपरांत बिंबिसार को दहेज में काशी प्राप्त हुआ था, और दूसरी पत्नी छेलना या लिच्छवी की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक गठबंधन ने इसे उत्तरी सीमा में सुरक्षित कर दिया। बिंबिसार की तीसरी पत्नी केसमा जो पंजाब के मद्र कबीले की राजकुमारी थी। इसी ही के पुत्र अजातशत्रु ने 492 से 460 में बंदी बना लिया और हत्या कर दी। पूछेंगे किसके कहने पर बंदी बनाया है, तो देवदत्त के कहने पर बंदी बनाया है। और देवदत्त के कहने पर ही अपने पिता की हत्या कर दी, ताकि हम गद्दी पर स्वयं बैठ सकें। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांव जनपद का अधिपति था। प्रारंभ में उसकी राजधानी गिरिवरज थी। बाद में उसने राजगृह में विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया और हस्तांतरित किया। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हैं बिंबिसार के आरंभिक शासनकाल के दौरान वर्धमान महावीर 6 सालों तक मगध में ही नवीन जैन दर्शन का प्रचार करते थे। बिंबिसार आरंभ में जैन धर्मावलंबी था। बिंबिसार के साथ वैशाली में नगर वधु अमरपाली की तरह राजगिरी की नगर वधु सालवती बनाया था। कौन, तो बिंबिसार बनाया था। देखिएगा अजातशत्रु 1 मिनट देखिएगा क्या बोले हैं। देखिएगा अजातशत्रु 494 से 462 था। किसने अपने पिता की हत्या करके अपने गद्दी को छीन लिया था और गद्दी पर खुद बैठा था। अजातशत्रु को कुनी के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु अपने पूरे शासनकाल के दौरान तेज विस्तार के लिए आक्रामक नीति का पालन करते हुए इस नीति को काशी और कौशल की तरफ धकेल दिया। मगध और कौशल के बीच लंबी अशांति शुरू हो गया, और कौशल के राजा को मजबूत अशांति के लिए अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ा और उसे काशी देनी पड़ी। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी के खिलाफ युद्ध छेड़ दी, गणराज्य को जीत लिया और मगध और वैशाली के बीच 16 वर्ष के कितने बोले तो 16 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में अजातशत्रु महाशिलाकंटक तथा रथमूसल शास्त्रों का प्रयोग किया था। इस जीत में अजातशत्रु का कूटनीति वासक एवं सुगणित था। इनमें यह सबसे बड़ा योगदान रहा था। आगे क्या तो काशी देखिएगा।
काशी कौशल वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल को भी पराजित किया। मल्ल को पराजित करने से वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा भाग मगध में मिल गया। ध्यान से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। देखिएगा, काशी कौशल वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु मल्ल को भी पराजित किया और मल्ल को पराजित करने से वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भाग मिल गया था। आगे देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। अवंती जो मालवा के राजा क्या तो चड्डप्रद्योत के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था। दोनों एक दूसरे से भयंकर थे। देखिएगा, शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। शुरुआत में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष 483 में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध के अवशेष पर अजातशत्रु ने राजगिरी में एक स्तूप बनवाया था। ध्यान से याद रखिएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 में क्या तो भैरावी पहाड़ी में सतपर्णे गुफा में हुआ था। भैबार पहाड़ी सतपर्णे गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति में ही बुद्ध की शिक्षा 2 भाग में बट गई थी। एक है शुद्ध पिटक और दूसरा है विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था। आगे क्या, तो देखिएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन ने गद्दी पर बैठा, किंतु जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानता है। उदयन जैन धर्म को मानता था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य एक जैन चैत्य का निर्माण भी किया था। देखिएगा आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। उदयन 460 से 455 अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी तथा राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र लाया। अर्थात उदयन के पिता जो थे उदयन के पिता राजधानी जो बनाया था वैशाली बनाया था, लेकिन उदयन जो था राजधानी कहाँ ले आया था? पाटलिपुत्र ले आया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या, तो देखिएगा। उदयन के उत्तराधिकारी ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के बाद आता है, देखिएगा, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन आता है? तो शिशुनाग वंश। देखेंगे शिशुनाग वंश में, देखिएगा। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग जो था नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिविराज राजगीर के निकट के तो गियार्क में स्थापित किया था। बाद में वैशाली में उसकी वास्तविक राजधानी बनी थी। शिशुनाग के शासन के दौरान अवंती राजा को जीत लिया और मगध साम्राज्य के कब्जे में ले लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। कौन बना? तो कालाशोक बना। और उसने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति परिषद बुलाई और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के संरक्षण में आयोजित हुआ था। इस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ क्या तो अस्थिर और महासंधिक में विभाजित हुआ था। जो बाद के क्रम में हीनयान और महायान के रूप में लिया। लेकिन पूछेंगे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के संस्थापक में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, शिशुनाग पर क्या आता है? नंदवंश। कौन? तो नंदवंश। तो नंदवंश के बारे में देखते हैं। देखिएगा, नंदवंश के संस्थापक जो है महापद्म नंद है। कौन है? तो महापद्म नंद। देखिएगा, महापद्म ने शिशुनाग के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इन्हें
क्या तो सर्व छत्रक कहा गया, पुराणों में इन्हें सर्व छत्रक कहा गया है। महाबोधि बस में इन्हें उग्रसेन एक बड़ी सेना का स्वामी भी कहा गया, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। इसे यूनानी पुस्तकों को अग्रमिज या जेंड्रमिज भी कहा गया। इसके शासन काल के दौरान अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और घनानंद का तख्त पलट कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में किया गया था, जिसने मगध के नए राजवंश की स्थापना के लिए मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो था नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा और खुद अब मौर्य वंश की स्थापना की चाणक्य की सहायता से। अब हम पढ़ेंगे ये क्या, तो मौर्य वंश। देखिएगा, मौर्य वंश से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, मौर्य वंश जो लगभग 321 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा था, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। यह मध्य और उत्तरी भारत के साथ साथ कुछ ईरान के हिस्सों में भी फैला था। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व के बारे में इनकी जानकारी। देखिएगा, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार एवं घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देशों को एकता और एक सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इतिहास में चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। जिस युद्ध में चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति खराब थी। उसने सबसे पहले सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध प्रारंभ किया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उत्तरी सिंधु नदी के घाटी में प्रमुख के तो क्षत्रपक फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई थी। आगे देखेंगे, 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण संधि और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंधु तथा पंजाब का एकतक शासक हो गया था। पंजाब और सिंधु विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को घनानंद के नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक विशाल साम्राज्य का शासक बना। आगे क्या तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके एरिया, हेरात, आर्कोसिया जिसे गंधार, जेड्रोसिया जिसे काबुल कहा जाता है, वो भी अधिकृत विशाल में शामिल थे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेज दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख जो 150 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके अनुसार पुषय गुप्त 22 चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया और दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य कालीन बिहार की भाषा लिपि एवं अर्धमागधी थी तथा लिपि भाषा थी। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दी थी। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दी।
और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार शासक बनता है। देखिएगा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में क्या तो मदारसा एवं जैन साहित्य में शिष्यन कहा गया। वायु पुराण में क्या तो मद्रासार एवं जैन साहित्य में शिष्यन कहा गया। यूनानी लेखक ने इन्हें अमित्रघात कहा। यूनानी लेखक ने अजात बिंदुसार को अमित्रघात कहा। 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा और थेरावाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। देखिएगा, बिंदुसार के समय भारत का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमिकस नामक राजदूत भेजा। मिस्र के राजा टोलमी के काल में डायनोसिस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की सभा में पहुंचा। तब पूछेंगे बिंदुसार के दरबार में कौन से आए, तो राजा एंटियोकस, डायमेकस और डायनोसिस। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिए क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या, तो दिव्य बदान के अनुसार, क्या बोले, दिव्य बदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम एवं दूसरी बार अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अगला शासक अशोक बनता है। 273 से 232 ईसा पूर्व। देखिएगा, अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। अशोक का राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगी। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार माचके एवं गुर्जर्रा के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक पुराण में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दिया गया है। किसे, तो अशोक को। आगे देखें, सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैन जाते समय अशोक विदिशा रुका और ज्येष्ठ पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्य बदान में उनकी एक पत्नी का नाम के तीसरे दीक्षता में मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम क्या तो करुणावाकी जो तीवर की माता मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का वर्णन किया और 261 और अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित हुए थे। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा और इससे प्रभावित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार का विवरण किया है। देखिएगा, कलिंग युद्ध के समय अशोक के हृदय में परिवर्तन आया और भेरी घोष के स्थान पर अशोक ने धम्म विजय के मार्ग को अनुपालन किया है। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार लिया और सिहली अनुश्रुतियों में दीपांश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रंथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोंगलीपुतीस जो उपगुप्त थे के प्रभाव में वह
पूर्ण बौद्ध हो गया, पूर्ण बौद्ध हो गया, अर्थात कह सकते हैं। तो उपगुप्त कौन था? मोगली पुत्र तीस, जो उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म हो गया था। कौन? तो अशोक। दिव्य वदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को माना जाता है। 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया की यात्रा की थी अशोक 10वें वर्ष बाद, कहते हैं। उसके बाद राज्याभिषेक के 20वीं में लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी की यात्रा की थी। आगे क्या तो देखिएगा। अशोक सर्वप्रथम भारतीय सम्राट था जिसने कहा था कि राजा प्रजा का सेवक है। राजा जो है प्रजा का सेवक है। अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई कल्याणकारी प्रजा की समस्याओं का समाधान हेतु महामात्रों की राजकुमारी की नियुक्ति हो सकता है। 14वें वर्ष धर्म महामात्रों की एक नियुक्ति हुई थी। पांचवें शिलालेख तृतीय शिलालेख में युद्ध, राज्यों का और प्रादेशिक आदि का उल्लेख मिलता है। आगे क्या तो देखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगली पुत्र की अध्यक्षता एवं उपगुप्त की अध्यक्षता में करवाया गया था। 232 ईसा पूर्व में 40 वर्षों के दीर्घ शासनकाल के बाद अशोक का निधन तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ हुआ है। अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य पश्चिम एवं पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था अशोक का पौत्र दशरथ बना। और दशरथ के पश्चात देववर्धन 206 से 199 ईसा पूर्व। उसके बाद साधनासु लगभग 199 से 191 ईसा पूर्व बना। बृहदत्त 191 से 184 ईसा पूर्व के शासनकाल में ही निपट गए थे। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्य शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। देखिएगा शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग का संबंध ब्राह्मण वंश से था। पुष्यमित्र शुंग के काल की प्रमुख घटना विदर्भ में उनकी विदेशी आक्रमणकारियों से मगध की रक्षा हुई। पुराणों में यह उल्लेख है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। आगे देखिएगा। यज्ञों की पुष्टि धनदेव की अयोध्या अभिलेख में मिलता है। यज्ञों की पुष्टि धनदेव की अयोध्या अभिलेख में मिलती है। शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। कौन आता है? तो कण्व वंश। देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा कि कण्व वंश। देखिएगा शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति थे। देखिएगा लेकिन देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। देवभूति ने वसुदेव की हत्या करके 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे संबंध में पुराणों की जानकारी मिलता है। शुंग के समान भी ब्राह्मण वंश इसी वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन शासक सिमुख की हत्या कर दी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे कि मगध पर शासन करने वाले सभी राजवंशों का कर्मानुसार सजाए। तो आप याद रखिएगा ये जो ट्रिक लिखती हैं ये सभी जो हैं मगध पर शासन करने वाले राजवंश हैं। हसीना मासुका, क्या बोले? हसीना मासुका है। देखिएगा ह से होगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो बिहार एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में देखिएगा। कुषाण साम्राज्य के अवशेषों पर गुप्त साम्राज्य का प्रभाव हुआ था। गुप्त संभवतः कुषाण के सामंत थे। गुप्त वंश का अंतिम आरंभिक राज्योत्तर प्रदेश बिहार स्थित मिलता है। गुप्त सम्राट वैशाख धर्म के अनुयायी था। वैष्णव धर्म का अनुयायी था। गुप्त सम्राट तो जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव वाहन गरुड़ इनका राजचिन्ह था। देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम
399 से 334 ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभ लेख के अनुसार श्री गुप्त इस वंश का प्रथम शासक था, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्रतम शासक माना जाता है। इसे गुप्त वंश का 319 से 300 गुप्त वंश का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया, जो संभवतः नेपाल की थी। यह पहला भारतीय मूल का राज था जिसने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त काल में ही चला था। आप ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 1 मिनट, समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। देखिएगा क्या, तो देखिएगा समुद्रगुप्त जो था 335 से 380। देखिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिएगा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था, जिसे गुप्त साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के पर्याप्त परिस्थिति की रचना से मिलता है। कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। वर्तमान में यह स्तंभ कहाँ है? तो कौशाम्बी या अशोक का स्तंभ कहाँ है? तो इलाहाबाद में पड़ता है। पर्याप्त परिस्थिति जो हरिसेन द्वारा लिखा गया, पर्याप्त परिस्थिति में ऐसा वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त उत्तरी भारत में 8 राज्यों की पराजित किया था। समुद्रगुप्त अपने पराक्रम का परिचय देते हुए कहा, उत्तर में हिमालय की तलछटी से दक्षिण नर्मदा नदी तक, पूर्व में हुगली से पश्चिम में यमुना और चंबल नदी तक अपने साम्राज्यों का विस्तार है। अपने आगे बौद्ध और अमानियों के अपने आगे युद्ध और अभियानों एवं साम्राज्य का विस्तार के कारण समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिया, उसके प्रति आदर व्यक्त किए। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन द्वारा बिहार के गया में एक बौद्ध मठ बनाने हेतु अनुमति मांगने का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसका प्रमाण सिक्के में मिलता है, जिसे उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करवाने की भी प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त जो था अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। आगे क्या था देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य का शासनकाल साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त के उत्कर्ष में सुरक्षा एवं राजनीतिक शक्ति के विचार के लिए उसने वैवाहिक संबंध और विजय को माध्यम बनाया। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ है। यह ब्राह्मण कुल था तथा मध्य भारत में शासन भारत का फायन चीनी का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। यह ब्राह्मण कुल का था। मध्य भारत में शासन करता था। फायन चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही आया था। फाहियान या चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में आया था। वाकाटक राजा नरेश द्वितीय के साथ दिया था। आया था। देखिएगा भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा है। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 14 वर्षों तक रहा है। 399 से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासक को पराजित करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया।
चंद्रगुप्त ने उज्जैन की अपनी दूसरी राजधानी बनाई। वह कला साहित्य संस्कृति संरक्षक भी था। उसका दरबार कालिदास के जो पुस्तक है देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव आदि की रचयिता हैं तथा अमरकोश के रचयिता हैं। सहित नवरत्नों से सुशोभित था। ये नवरत्न कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, वारामिहिर, शंकु, बेतला, भट्ट क्या तो घाटक पर छनपक भारुचि थे। तब पूछेंगे किसके शासनकाल में अष्ट दिग्गज रहते, नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल या विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। जबकि 8 रत्न किसके रहते हैं? तो अकबर के। कौन? तो अकबर के। देखिएगा आगे हैं मेहराली लव स्तंभ। दिल्ली में मेहराली लव स्तंभ जो है, दिल्ली का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से माना जाता है, इसे चंद नाम से संबोधित किया है। आगे देखिएगा कुमारगुप्त 412 से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बनता है। कार्तिकीय का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। कुमारगुप्त नालंदा महाविहार की स्थापना की है। नालंदा महाविहार की स्थापना जो कालांतर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। उसके शासन के वक्त हुन जाति के लोग ने गुप्त साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अब हुनों को पराजित करके उसने गुप्त साम्राज्य के विघटन में बचा लिया था। वह विष्णु का उपासक था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। संभवतः विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक है तो विष्णुगुप्त है। गुप्त वंश का अंतिम शासक है तो विष्णुगुप्त है। आपसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो पहली बार किसी की सती होने का प्रमाण गुप्त काल में ही मिला है। पहली बार किसी का सती होने का प्रमाण गुप्त काल में मिला 510 ईस्वी में। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है। देखिएगा इसी काल की प्रमुख रचना है। गुप्त काल की ही प्रमुख रचना है। देखिएगा गुप्त काल का साहित्य स्वर्णयुग, माने साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही कहा जाता है। साहित्य का स्वर्णयुग गुप्त काल को ही कहा जाता है। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, मालवा चित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमो वर्षीय। अब विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। वातास्यन जो है कामसूत्र के लेखक हैं। अमर सिंह अमरकोश के लेखक हैं। कामनदंग नीतिसार के शूद्रक मृज कटिकम के लेखक हैं। आर्यभट्टियम के लेखक। सूर्य सिद्धांत के लेखक भी आर्यभट्ट हैं। आगे क्या है? तो ब्रह्म सिद्धांत के लेखक ब्रह्म गुप्त हैं। आगे देखेंगे पालकालीन बिहार। देखिएगा हर्ष के शासनकाल के दौरान 606 से 647 के पश्चात उत्तरी भारत में राजनीतिक व्यवस्था का अवतरण हो गया था। 8वीं सदी के मध्य में भारत में पाल वंश का उदय हुआ था। जो पाल वंश का संस्थापक गोपाल माना जाता है, जिसने 707 से 750 से 770 तक शासन किया। इस वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, न्यायपाल एवं रामपाल हुए थे। तब पाल वंश में जो था गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, न्यायपाल, रामपाल भी थे। गोपाल ने अपने शासनकाल में मगध पर अधिकार कर लिया। इसने उदंतपुरी में एक मठ अथवा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। किसने? गोपाल ने करवाया था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने 770 से 810 के मध्य हर्षवर्धन के काल के दौरान ही उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र था।
इसीलिए कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन प्रमुख राजवंश पाल पूर्वी भारत, प्रतिहार पश्चिमी भारत एवं राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। धर्मपाल ने इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया। कन्नौज का आक्रमण उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी बिहार का निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव हेतु 200 गांव को दान में भी दिया था। पाल शासक बौद्ध धर्मावली थे। धर्मपाल के राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखिका हरिभद्र सूरी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। धर्मपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र देवपाल शासक बनता है 810 से 850। देवपाल मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाता है। उसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया और इसने प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा बिहार का प्राचीन नियुक्त किया था। जावा वर्तमान में जो इंडोनेशिया का भाग के हैं बालपुत्र देव ने देवपाल की अनुमति से नालंदा विदेशी हेतु में छात्रावास का भी निर्माण करवाया था। किसी ने? तो देवपाल ने। आगे क्या था देखिएगा। पाल कालीन काशी की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी काल के प्रवर्तक धीमन एवं के तो पीठपाल को माना जाता है। मध्य भारत मगध के उत्तर गुप्त राजवंश गुप्त के पतन के पश्चात उत्तर गुप्त तथा मगध गुप्त साम्राज्य का प्रभाव हुआ था, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर शासन किया था। उत्तर गुप्त वंश ने भारत में लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त को माना जाता है। उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक ने तो कृष्ण गुप्त को माना जाता है। जिस समय क्या बोले हैं? जिस समय देखिएगा क्या बोले हैं? जिस समय गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था तब तत्कालीन राजनीतिक विकेंद्रीय एवं अनिश्चित माहौल उत्पन्न हो गया था। कई स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने विद्रोह किया और साम्राज्यों में विस्तृत में अलग अलग शासकों को स्थापना ली। उत्तर पूर्वी राजवंश नहीं में से एक था। उत्तर गुप्त राजवंश के संबंध में मगध, भोजपुर आदि जिलों से प्राप्त अभिलेख की जानकारी मिलता है। क्या? तो अस्पढ़ अभिलेख के अनुसार अपसढ़ अभिलेख के अनुसार कृष्णगुप्त इस वंश का संस्थापक है। अपसढ़ अभिलेख के अनुसार कृष्णगुप्त के पश्चात हर्षगुप्त शासक बनता है। गुप्तीय वंशीय शासक नरसिंह गुप्त के तो मांडलिका के रूप में हुन युद्धों का उल्लेख करता है। देखिएगा, प्राचीन बिहार के विभिन्न राजवंश एवं उनकी राजधानियां। बृहदत्त राजवंश की राजधानियां गिरिवराज या राजगीर थे। बिंबिसार जो हर्यक वंश के थे, यह कहाँ तो गिरिवराज या राजगीर बनाया था। उदयन ये भी हर्यक वंश की राजधानी, इसने अपनी पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश की इसने राजधानी वैशाली बनाया। कालाशोक ये भी शिशुनाग वंश से ही संबंधित, ये भी राजधानी पाटलिपुत्र बनाए हैं। नंद वंश के जो है महापद्म नंद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई है। मौर्य जो है पाटलिपुत्र बनाई है। इसके अलावा कुषाण पुष्पुर या मथुरा बनाया है। और गुप्त वंश पाटलिपुत्र और पाल वंश मुंगेर बनाया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि कौन से राजा ने कहाँ राजधानी बनाया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। बिहार के प्राचीन से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वही सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा ताकि बिहार के प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।
हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इसके अगले वीडियो हम लाएंगे बिहार के प्राचीन इतिहास जो पढ़ाई है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हम देखेंगे कि बिहार के प्राचीन इतिहास से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, जो होगा प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में। हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।